माँ का साथ देने के लिए कोई नहीं था और धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर होने लग गया था। वो ठीक से चल भी नहीं पाती थी। उनके रीढ़ की हड्डी कमजोर होने की वजह से उन्हें झुककर चलना पड़ता था। जब उनकी बेटी कई सालों तक अपने गांव वापस नहीं आई तो उन्होंने दिन के काम काज में ही व्यस्त रहना सही समझा और इसी तरह कई साल बीत गए। इसके बाद हम देखते हैं कि उसकी बेटी की उम्र अब 32 साल हो चुकी है और उसका एक 7 साल का बेटा भी है जिसका नाम सांग वू है। सांग वू की माँ 15 सालों के बाद अपने गांव जा रही थी। उसका बेटा उससे पूछता है कि उसकी दादी माँ कैसी है और क्या उन्हें ठीक से सुनाई और दिखाई देता है, लेकिन उसकी माँ को उसके किसी भी सवाल का पता नहीं था क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता था कि इतने सालों में उनका क्या हाल हो चुका है। वो दोनों अपने गाँव जाने वाली बस में बैठे थे, लेकिन रास्ते में गाँव के लोग एक मुर्गी के बच्चे को पिंजरे से निकाल देते हैं और वो सांग वू और उसकी माँ के ऊपर कूदकर उनके कपड़ों को गंदा कर देता है। उसके बेटे को ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि इस गांव में बहुत सारे कच्चे रास्ते थे जहां पर बहुत सारी मिट्टी उड़ती थी। वो अपनी माँ से घर वापस चलने की जिद करता है, लेकिन वो उसे डांट फटकार के किसी तरह अपनी माँ के घर ले आती है। यहाँ पर हम उसकी माँ को देखते हैं जो अब बहुत बूढ़ी हो गई थी। वो बोल नहीं सकती हैं और उनके सुनने की शक्ति भी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। उनकी बेटी उनसे माफी मांगती है क्योंकि इतने सालों में वो कभी उनसे मिलने नहीं आई। वो उन्हें बताती है कि उसके पति ने उसे तलाक दे दिया, जिसके बाद पैसों की कमी के चलते उसे अपनी दुकान को बंद करना पड़ा और अब उसके पास पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं है। वो उन्हें बताती है कि शहर में नौकरी पाना बहुत मुश्किल हो गया है और अब वो इतने ज्यादा कर्जे में अपने बेटे का पालन पोषण नहीं कर सकती। इसीलिए वो कुछ दिनों के लिए सांग वू को उन्हीं के पास छोड़कर जाना चाहती हैं और जब शहर में सब कुछ ठीक हो जाएगा वो उसे वापस ले जाएगी। उसकी बूढ़ी माँ बस उसे सुने जा रही थी, लेकिन उन्हें समझ आ जाता है कि वो क्या कहना चाहती है। सांग वू की माँ उन्हें कहती है कि अब उन्हें शहर जाना होगा, लेकिन दादी उस पर नहीं रह सकती और शाम की बस से वो वापस शहर के लिए रवाना हो जाती है। सांग वू जो एक शहर में रहने वाला लड़का था, उसे गांव का रहन सहन बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसकी माँ उसके लिए कुछ कपड़े और खाने का सामान उसके लिए छोड़ के गई थी जो सिर्फ शहर में मिलता था। सांग वू की दादी उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन सांग वू उनसे पहले कभी नहीं मिला था, इसीलिए वो उन्हें दूर रहने के लिए कहता है। वो अपने हाथों को फेर कर कुछ इशारा करती है, पर सांग वू उनकी बातों को समझ नहीं पाता, इसीलिए वो उनके बुढ़ापे का मजाक बनाता है और उन्हें गूंगा और बहरा भी बोलता है, जो अपने आप में काफी असम्मानीय था। ये जानकर दादी माँ को बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद दादी अकेले ही आगे जाने लगती हैं। सांग वू उनका पीछा करता है, पर वो ऐसे नाटक कर रहा था जैसे वो उनका पीछा नहीं कर रहा। रात को वो दोनों साथ में खाना खाते हैं। उसकी दादी अपने हिस्से का खाना भी उसे दे देती है। वो हमेशा वीडियो गेम्स खेलता रहता था और उसकी दादी उसे उत्सुकता से देखती रहती थी, पर कभी भी उसे कुछ कहती नहीं थी। उनके गांव में टॉयलेट की सुविधा नहीं थी, इसीलिए सांग वू को एक पॉट के अंदर टॉयलेट करना पड़ता था, जिसे उसकी दादी ही हमेशा अपने हाथों से साफ किया करती थी। सांग वू उन्हें हर सवेरे 2 बाल्टियों का भार उठाते हुए देखता था। उनके अंदर एक ठहराव था, मानो ऐसा है कि उन्होंने अपने जीवन के अच्छे और बुरे लम्हों को जी लिया है। एक दिन एक लड़का उसके घर आता है और वो सांग वू को अपने साथ खेलने के लिए कहता है, पर उसे अकेले रहना ही पसंद था, इसीलिए वो उसे मना कर देता है। उसकी दादी उसे कभी कुछ नहीं कहा करती थी, बस उसे जिस चीज की जरूरत है वो उसे दे दिया करती थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद सांग वू अकेले रहकर तंग आ गया था। वो एक दिन अपने घर के नीचे गांव की ओर जाता है, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता जो उसके साथ खेल सके। वो थक हार के वापस आ जाता है। उसकी दादी खाली समय में सिलाई किया करती थी। वो अपने पोते को सुई में धागा डालने के लिए कहती हैं, क्योंकि उनकी आंख कमजोर थी और उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता था। सांग वू धागे को डालकर दोबारा से अपना वीडियो गेम खेलने लगता है, लेकिन जब भी धागा खत्म होता था वो सांग वू से दोबारा से सुई में धागा डालने के लिए कहती थी। सांग वू इससे बहुत इरिटेट हो गया था। वीडियो गेम्स खेलते खेलते उसकी बैटरी खत्म हो जाती है। सांग वू अपनी दादी से कुछ पैसे मांगता है ताकि वो नई बैटरियां खरीद सके, लेकिन उसकी दादी ने गरीबी में अपना जीवन बिताया था और उनके पास इतने पैसे नहीं थे। सांग वू उन्हें कहता है कि वो अपनी माँ से कहकर उनके पैसे वापस कर देगा, लेकिन उसकी दादी एक बार फिर से अपने हाथों को फेर कर फिर से वही इशारा करती है। सांग वू को उनके ऊपर गुस्सा आता है और वो उन्हें कहता है कि वो किसी काम के नहीं और उन्हें धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है। पैसे न मिलने पर मानो जैसे वो अपनी दादी को अपना दुश्मन मानने लगता है। वो उनकी चप्पलों को छिपा देता है, जिसकी वजह से उन्हें हर रोज नंगे पैर ऊंची चढ़ाई करनी पड़ती थी। वो बहुत मेहनत से उसके टॉयलेट पॉट को धोकर लाती हैं, जिसे वो लात मारकर तोड़ देता है। सांग वू को किसी भी तरह बैटरीज चाहिए थी। वो अपनी दादी के सिर में लगे हेयर पिन को निकालकर मार्केट की ओर जाता है ताकि वो उसे बेचकर बैटरीज खरीद सके। वो एक आदमी से बैटरीज की दुकान का रास्ता पूछता है। जब वो दुकान पहुंचता है तो दुकान वाला उसे कुछ बैटरियां दिखाता है, लेकिन उनमें से कोई भी उसके वीडियो गेम में नहीं लग पाती, क्योंकि उसमें सिर्फ मर्क्यूरी सेल्स लगते
लगते थे जो आकार में गोल होते हैं। वो दुकान वाला उसे दूसरी दुकान के बारे में बताता है, लेकिन वहाँ भी वो बैटरीज नहीं थी। सांग वू सोचता है कि उसे बैटरीज नहीं मिली तो क्यों ना वो उस हेयरपिन को बेचकर बर्गर या नूडल्स खा ले, क्योंकि वो उसे अपनी दादी को वापस नहीं करने वाला था। लेकिन किराने वाला उस हेयरपिन को लेने से मना कर देता है क्योंकि उसकी बाजार में कोई कीमत नहीं थी। सांग वू इसके बाद निराश होकर अपने घर वापस आने लगता है, लेकिन वो गांव से इतना दूर आ गया था कि उसे वापस जाने का रास्ता समझ नहीं आता। वो रास्ता भटक गया था और वो जोर जोर से रोने लगता है। लेकिन तभी एक आदमी उसे रोते हुए देखता है जो उसी के गांव के पास रहता था। वो सांग वू को अपनी साइकिल पर बिठाकर उसके गांव तक छोड़ आता है। सांग वू रास्ते में ही खड़ा था कि तभी वो देखता है कि उसकी दादी उसका इंतजार कर रही थी। वो उसे देखते ही आगे जाने लगती हैं। सांग वू उनसे पूछता है कि वो कहाँ जा रही हैं, और ये सुनते ही वो वापस अपने घर जाने लगती हैं। सांग वू भी उनके साथ साथ चलने लगता है। अगले दिन उसकी दादी उसके कपड़े धोकर सुखाने के लिए धूप में फैला देती है, लेकिन तभी बारिश आ जाती है और वो कपड़े भीगने लगते हैं। सांग वू पहले तो उन्हें नीचे उतार लेता है और जब दोबारा से धूप निकलती है तो वो अपने कपड़ों पर तो दो दो कपड़े रोकने वाले क्लिप्स लगाता है, लेकिन अपनी दादी के कपड़ों पर एक भी क्लिप नहीं लगाता। लेकिन उसे महसूस होता है कि इससे शायद उनके कपड़े हवा में उड़ जाएंगे और उसकी दादी के पास पहनने के लिए और कपड़े नहीं थे, इसीलिए वो उस पर भी एक क्लिप लगा देता है। उसकी दादी उससे पूछती है कि तुम खाने में क्या खाओगे, जिस पर वो उन्हें पिज्जा बर्गर लाने को कहता है, लेकिन दादी माँ को शहर के खाने के बारे में जानकारी नहीं थी। सांग वू उन्हें पिज्जा बर्गर की फोटो दिखाता है पर उन्हें कुछ समझ नहीं आता। आखिर में वो मुर्गे की आवाज निकालकर उन्हें फ्राइड चिकन लाने को कहता है। उसकी दादी तुरंत ही कुछ खरबूजे लेकर शहर की ओर निकल जाती हैं, क्योंकि उसे बेचकर ही वो उसके लिए चिकन लाने वाली थी। जब दादी माँ बाजार से वापस आती हैं तो जोर की बारिश हो रही थी और वो पूरी भीग गई थी। उन्हें बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, लेकिन वो किसी तरह उसके लिए चिकन बनाती हैं। सांग वू इंतजार करते करते सो गया था। दादी उसे उठाती है और उसे कहती है कि उन्होंने उसका मनपसंद खाना बनाया है। उन्हें लगा कि ये सांग वू को बहुत पसंद आएगा, लेकिन उसे रेस्टोरेंट वाला फ्राइड चिकन चाहिए था, ना कि उबला हुआ मांस का टुकड़ा। वो उसे देखते ही खाने से मना कर देता है और जोरों से रोने लगता है। उसकी दादी उदास हो जाती है क्योंकि उसके पोते को उसका बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आया। इसी तरह शाम से सुबह हो जाती है। सांग वू को बहुत भूख लगी थी। वो अपनी दादी के बनाए हुए चिकन को चाव से खाने लगता है। वो देखता है कि उसकी दादी लेटी हुई हैं। दरअसल उन्होंने भी कल रात को खाना नहीं खाया था। जब वो उनके पास आता है तो उन्हें बहुत तेज बुखार हो गया था, क्योंकि बाजार से वापस आते वक्त वो बारिश में भीग गई थी। वो उनके सिर पर एक पट्टी रखता है ताकि उनका बुखार जल्दी से उतर जाए और उन्हें कल रात का खाना गर्म करके देता है। वो देखता है कि उसकी दादी ने अपने सिर में उस हेयरपिन की जगह एक चम्मच को मोड़कर अपने बालों में लगा लिया था। ये देखकर सांग वू उनकी हेयरपिन वापस कर देता है। इसके बाद वो गांव के नीचे एक मैदान में आता है जहाँ पर एक लड़की खाने के पैकेट्स को इकट्ठा करके घर घर वाला खेल खेल रही थी। वो उस लड़की को पसंद करने लगता है। अगले दिन वो और उसकी दादी बाजार जाते हैं, क्योंकि दादी अपने घर में बनाए हुए खरबूजों को बाजार में बेचकर थोड़े पैसे कमाया करती थी। उस दिन वो काफी देर तक बाजार जाने वाली बस का इंतजार करते हैं, लेकिन वो बस नहीं आती और उन्हें पैदल ही वहां तक जाना पड़ता है। उसकी दादी बाजार में खरबूजों को बेचने लगती है। सांग वू दीवार के पीछे खड़ा उन्हें देख रहा था और ये अपने आप में दिल को छू लेने वाला दृश्य था। उसकी दादी सारे खरबूजों को नहीं बेच पाती, लेकिन उन्होंने कुछ पैसे बटोर लिए थे। वो सांग वू को नए जूते दिलवाती हैं और एक अच्छे होटल में उसका मनपसंद खाना भी खिलवाती हैं, लेकिन वो खुद पैसे बचाने के लिए सिर्फ पानी पी रही थी। वहाँ पर सांग वू एक दुकान देखता है जहाँ पर हर तरह की बैटरीज मिलती थी, पर उसे पता था कि सारे पैसे खर्च हो चुके हैं, इसीलिए वो जिद नहीं करता। इसके बाद वो दोनों अपने घर के लिए निकलने लगते हैं। दादी माँ को घर जाने वाली बस नहीं मिल रही थी, लेकिन बस का कंडक्टर उन्हें आवाज लगाता है और सही बस पकड़ने में उनकी मदद करता है। वो दादी माँ को बताता है कि उसकी एक दोस्त के पैरों में बहुत दर्द रहता है, इसीलिए वो एक बार जाकर उनसे मिल आए। दादी अपनी सहेली से मिलने जा रही थी, इसीलिए वो सांग वू से इशारों में पूछा लेती है, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उन्हें दुकान पर जाकर क्या कहना है। वो अपने दोस्त के पास आती हैं और उनसे उनकी तबीयत के बारे में पूछती हैं। वो बूढ़ी औरत अपनी बीमारी से बहुत परेशान रहती थी। दादी माँ उन्हें वो रैपर दिखाती है और वो उनके लिए 6 चोको पाई पैक कर देती हैं। बदले में दादी उन्हें कुछ पैसे देती हैं, लेकिन वो औरत पैसे लेने से मना कर देती है, पर बदले में दादी उसे कुछ खरबूजे देती हैं। वो औरत उन्हें कहती है कि कभी मौका मिले तो वो दोबारा मिलने आ जाए, इससे पहले कि हम दोनों में से कोई पहले मर जाए। ये सुनकर दादी थोड़ा मुस्कुराती हैं और वहाँ से चली जाती हैं।
वो जब बस में दोबारा आती हैं तो हम देखते हैं कि सांगवू उसी गांव की लड़की के साथ बैठा था। वो अपनी दादी से कहता है कि वो अकेले ही जाएगा, इसीलिए वो उनके साथ ना आए। उसकी दादी बस के बाहर ही खड़ी थी। वो सांगवू से कहती है कि वो अपने साथ बचे हुए खरबूजे ले जाए क्योंकि उनका वजन बहुत ज्यादा था, लेकिन सांगवू उसे अपने साथ ले जाने से मना कर देता है। इतनी देर में वो बस चल पड़ती है और दादी माँ पीछे ही रह जाती हैं। सांगवू उस लड़की के साथ बैठा तो था, लेकिन वो उससे बात नहीं करती, बल्कि वो तो अपने दोस्त से बात कर रही थी। सांगवू अपने घर पहुंच गया था। वो अपनी दादी का इंतजार कर रहा था, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी वो नहीं आती। वो बस स्टैंड पर जाता है। वहाँ कई बसें आती जाती हैं, पर किसी में भी उसकी दादी नहीं थी। लेकिन कुछ देर बाद हम उन्हें पैदल आता हुआ देखते हैं, क्योंकि उनके गांव आने वाली वो आखिरी बस थी जो सांगवू की वजह से उनसे छूट गई थी। वो कई किलोमीटर उस बोझ को अकेले ही उठाकर ला रही थी, जिसे सांगवू ने साथ ले जाने से मना कर दिया था। उसे एहसास होता है कि उसने कितना गलत किया है। वो तुरंत ही उनके थैले को उठा लेता है। अगले दिन वो दोबारा से उस लड़की के साथ खेलने जाता है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं थी। वो उसके दोस्त को देखता है जिसके सिर पर लकड़ी का गट्ठा था। सांगवू उसे कहता है कि जोर से भागो, तुम्हारे पीछे एक गाय तुम्हें मारने के लिए आ रही है। ये सुनकर वो लड़का जोर से भागता है, पर आगे जाकर वो गिर जाता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं था। उसे सांगवू पर बहुत गुस्सा आता है, पर सांगवू वहाँ से भाग जाता है। उसे आगे जाकर वही लड़की मिलती है जो उससे कहती है कि वो उसे ही ढूंढ रही थी। ये सुनकर वो बहुत खुश होता है और इसके बाद वो पूरे दिन सिर्फ मुस्कुराता ही रहता था। वो देखता है कि उसके बाल बड़े हो गए थे। बड़े बाल उसे पसंद नहीं थे। वो अपनी दादी से कहता है कि वो उसके बाल थोड़े से छोटे कर दे। दादी माँ उसके बालों को काटना शुरू करती है, लेकिन धीरे धीरे सांगवू को नींद आ जाती है और वो सो जाता है। कुछ देर बाद उसकी दादी उसे उठाती हैं और वो देखता है कि उसकी दादी ने आगे के बालों को बहुत छोटा कर दिया था, जो देखने में काफी बुरा लग रहा था। वो जोर जोर से रोने लगता है, क्योंकि अब वो ऐसा चेहरा लेकर उस लड़की से नहीं मिल पाएगा। वो अपने सिर को कपड़े से छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन दादी उसी कपड़े में अपना सामान रखती थी। वो दोनों एक बीमार आदमी के पास आते हैं। ये वही आदमी था जिसने सांगवू के खो जाने पर उसे घर तक पहुंचाया था। वो आदमी कहता है कि अब उसे मर जाना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ अपने आसपास के लोगों को तकलीफ दे रहा है। दादी उन्हें हौसला रखने को कहती हैं और उन्हें कुछ खाने का सामान देती हैं और उनकी अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करती हैं। सांगवू अपने सारे खिलौने इकट्ठा करके बाजार जाता है। उसकी दादी उसके लिफाफे में उसका वीडियो गेम देती है, लेकिन वो उसे लेने से मना कर देता है क्योंकि उसमें बैटरीज नहीं थी। पर फिर भी दादी वो उसके बैग में रख देती हैं। वो अपने सारे खिलौने बेचकर एक बड़ा सफेद रंग का भालू लाता है। घर आते वक्त जब वो रास्ते में एक ढलान देखता है तो अपनी हाथ गाड़ी से वो फिसलकर नीचे आने की सोचता है, लेकिन ये खेल उसे बहुत भारी पड़ता है। वो गिर जाता है और उसके पैर छिल जाते हैं और उसके पैरों से खून निकलने लगता है। जब वो रास्ते में था तो उसके पीछे एक गाय भागने लगती है, लेकिन वो लड़का उसे बचा लेता है जिसे पिछली बार उसने परेशान किया था। सांगवू को जो वीडियो गेम उसकी दादी ने दिया था, जब वो उसे खोलता है तो उसके अंदर कुछ पैसे थे ताकि वो वीडियो गेम की बैटरी खरीद सके। उसे देखकर सांगवू बिल्कुल रोने जैसा हो जाता है। वो अपने घर जाने लगता है और जब वो अपनी दादी को देखता है जो उसका ही इंतजार कर रही थी, उन्हें देखकर वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता और उनके पास जाकर रोने लगता है। अब सांगवू भी अपनी दादी को पसंद करने लगा था। दादी उसे एक लेटर दिखाती है जो उसकी माँ ने उसके लिए भेजा था और उसमें लिखा था कि कुछ ही दिनों में वो उसे लेने के लिए आने वाली हैं। सांगवू अपनी दादी को लिखना सिखाता है क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी। वो लिखने की पूरी कोशिश करती हैं, लेकिन वो लिख नहीं पाती। सांगवू ये सोचकर रोने लगता है कि अगर वो कभी बीमार हुई तो उसे कैसे पता चलेगा। वो उन्हें कहता है कि अगर वो खाली पन्ना भी उन्हें भेज देंगी तो वो समझ जाएगा और तुरंत ही उनके पास आ जाएगा। उस रात सांगवू सोता नहीं। वो पोस्ट कार्ड पर कुछ मैसेज लिखता है ताकि जब भी वो बीमार हो जाए तो उसकी दादी सिर्फ उन कार्ड्स को भेजकर उसे बता सके। अगली सुबह उसकी माँ उसे लेने के लिए आती है। वो दादी माँ को अपना ध्यान रखने के लिए कहती हैं और उन्हें कहती है कि अगली बार वो आएंगी तो उनके लिए गर्म कपड़े भी लाएंगी। वो सांगवू से कहती है कि क्या तुम अपनी दादी माँ से कुछ कहना चाहोगे, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। वो जाते जाते उन्हें वो कार्ड्स दे देता है। उसकी दादी उसे खिड़की के शीशे पर हाथ मारकर उसे बुलाती है, लेकिन सांगवू उन्हें अनदेखा करने की कोशिश करता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके जाने के बाद उसकी दादी उसे याद करके परेशान हो। लेकिन जैसे ही बस जाने लगती है, वो तुरंत ही पीछे की ओर भागकर उन्हें अपना हाथ फेरकर इशारा करता है। वो कहते हैं ना कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं। सांगवू भी अपनी दादी से प्यार करने लग गया था, लेकिन शायद उनकी किस्मत में अकेले रहना ही लिखा था।
वो कुछ बोल नहीं सकती थी, लेकिन उनका प्यार उनके कामों में झलकता था। उन्होंने कभी भी शांगवू को परेशानी में नहीं आने दिया। दादी माँ इसके बाद अकेले ही अपने घर तक जाती हैं और अब उन्हें शांगवू के दोबारा आने तक इसी तरह अकेले अपना जीवन बिताना था। और हमें इस कहानी के अंत तक भी पता नहीं चल पाया कि दादी अपने हाथों को फेर कर क्या कहना चाहती थी, और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। ये मूवी सन 2002 में रिलीज हुई थी और ये अपने समय की दूसरी सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म थी। साउथ कोरिया में इसे ग्रैंड बेल अवार्ड से नवाजा गया, जिसकी मान्यता साउथ कोरिया में